नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इतिहास स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बताते हैं क्या कुछ लेकर आए हैं खास आज इस शो में हम आपके लिए। बाजार में हमने देखा एक जोरदार गिरावट का माहौल आज था। 300 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी टूटा और 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हमने सेंसेक्स में देखी। क्या इसकी वजह रही, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे शो में आगे। कल से शुरू होने वाली है एमपीसी की बैठक। आरबीआई 2 दिन की इस बैठक के बाद मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगा और जानेंगे कि भाई क्या होने वाला है इस बार, उनका स्टांस, और क्या ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी होगी, उस पर भी फोकस होगा। इसके अलावा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए, ये भी जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर शेयर बाजार के अपडेट से ही, जहां हमने देखा कि हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी आज 302 अंक गिरकर 17,213 तक लुढ़क गया। वहीं सेंसेक्स में 1,024 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 2% से ज्यादा टूटा। बाजार में और कहां सबसे ज्यादा दबाव दिखा और कहां पर तेजी का रुख था, ये सब बताने के लिए मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद जुड़ रही है हमारे साथ। देखिए, आज बाजार पर क्लियरली जिन ग्लोबल ट्रिगर्स का एक रीजन हावी था वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल ट्रेड दे रहा था। हम वीक ग्लोबल क्यूज के बीच में आज खुलते हैं गैप डाउन, माइनर गैप डाउन के साथ खुलते हैं और उसके बाद ये गिरावट हमारी इन्फ्लेशनरी प्रेशर के चलते, क्रूड की चाल हो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक बाजार को जिटरीनेस हो, उसके चलते बाजार ने अपनी क्लोजिंग जो दी है वो लगभग 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी। आज कौन से सेक्टर्स ने यहाँ पर वीकनेस को बढ़ाया, उसमें क्लियरली आपको प्राइवेट बैंक स्पेस दिखेगा। एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द टॉप लूजर रहा आपके लिए, क्योंकि उसकी वेटेज बैंकिंग इंडेक्स में ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि सारे ही, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ऑटो हो, इन सभी स्पेस में आपको आज गिरावट देखने को मिली। टेक्नोलॉजी स्पेस से भी आज किसी तरह का सहारा नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी यूएस मार्केट्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बाउंस बैक दिखा था, लेकिन यहां पर आपको सारे सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। रिलायंस ने भी बाजार को बाद में सपोर्ट नहीं दिया, हालांकि शुरुआती ट्रेड में वो पॉजिटिव जरूर था। सिर्फ पीएसयू स्पेस आज अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रख पाए। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आए, एसबीआई के रिजल्ट आए। आप क्लियरली देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ गुड रिजल्ट्स यहां पर उन स्टॉक्स में एक्शन था। टाटा स्टील आपको पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ दिखाई दे रहा है, वहां अच्छे नंबर्स आए थे। तो पीएसयू स्पेस, आप चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस की बात करें, पीएसयू स्पेस ने क्लियरली आज अपनी स्ट्रेंथ को बाजार ने नहीं खोया। कुछ और दूसरे सेक्टर्स और स्टॉक्स जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज एक्शन में रहा, क्योंकि वहां पर डीबी कॉर्प के साथ जो उनकी डील थी उसको कॉल ऑफ किया मैनेजमेंट ने, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक स्पर्ट भी दिखा। दूसरे कुछ और सेक्टर्स जिनकी बात करनी होगी, क्लियरली क्रूड की वजह से हमने ऑयल एंड एनर्जी पैक में एक तेजी देखी। दूसरे कुछ और स्टॉक्स की अगर यहाँ बात करें तो उसमें चीनी शुगर स्टॉक्स आज भी स्पर्ट में रहे, आज भी एक्शन में रहे, क्योंकि वहाँ इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स है उसको देखकर लगातार वो बजिंग स्टॉक्स हैं। तो क्लियरली एक प्रिडिक्टेबल ट्रेड था। वीक ग्लोबल क्यूज थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाजार पे हावी था, और जिसके चलते हमने एक बड़ा दबाव बाजार पर एट द क्लोज देखा। 300 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इस वक्त निफ्टी अब क्लोज हुआ है आज। और हमने कई बाजार के एक्सपर्ट से भी जाना कि बाजार में इस बिकवाली का क्या मतलब है। किमेन सिक्योरिटीज के सीईओ जिगर शाह को लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी 15,000 के नीचे भी गिर सकता है और बाजार में ये उतार चढ़ाव का दौर आगे भी जारी रहेगा। हमने जो मार्केट का फेयर वैल्यू आका है वो 14,700 है, तो ये मतलब यहाँ से भी काफी ज्यादा गिरावट उसमें दिखती है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कुछ बीच में वैल्यू आती है, कुछ पॉजिटिव आता है, कुछ नेगेटिव आता है। तो मेरे ख्याल में अभी भी है आपके पास 10-15% डाउन साइड का स्कोप है, अगर कमोडिटी प्राइसेस और ग्लोबल एनवायरनमेंट जो मैंने बताया अगर अनफेवरेबल रहता है तो डेफिनेटली हम उस रेंज के आजू बाजू में जा सकते हैं। हमारे दोनों ही मेहमान जुड़ गए हैं अब हमारे साथ कार्यक्रम में, शर्मिला जोशी और कुश बोहरा। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का आज हमारे इस कार्यक्रम में। कुश, थोड़ा सा डराने वाला ये आंकड़ा दिखाई देता है जो हमारे पिछले मेहमान बता रहे थे, 14,700 तक उनको लगता है कि शायद गिरावट आ सकती है। आप कैसे बाजार को इस समय रीड कर रहे हैं? हमने आज भी गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा देखी, आपको लगता है कि ये लेवल्स भी आ सकते हैं 15,000 के नीचे के? जी, सबसे पहले नमस्कार सौमित्र, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जैसे कि इंग्लिश में कहावत है कि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। मार्केट्स ने लिक्विडिटी के चलते पिछले साल बहुत अच्छा रनअप दिया था, वैल्यूएशंस तभी जस्टिफाइबल नहीं थे,
लेकिन वो रन अप आया था। अब जिस तरह से लिक्विडिटी ड्रेन आउट होने के संकेत आ रहे हैं, क्लियर एक इंडिकेशंस हैं, उसके चलते देखिए ये लेवल्स भी आ सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि ये लेवल से मार्केट ज्यादा देर परे रह सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स में रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे देखिए कहीं ना कहीं ये लग रहा है आज मार्केट ने अपने जो लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वीकली ऑप्शन की जो सीरीज थी उसकी शुरुआत हुई थी आपकी 17,500 के आसपास, और अगर हम कॉल पुट का प्रीमियम कंबाइन करें तो करीब 600 पॉइंट की रेंज बनती है, यानी 16,900। निफ्टी ने उस रेंज को रिस्पेक्ट किया है, और वो एक लेवल रहेगा जो निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है इमीडिएट बेसिस पे। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 38,800 और वहां से करीब 900 पॉइंट का रेंज, बैंक निफ्टी ने आज उसे भी रिस्पेक्ट किया। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो नीचे के नई एक रेंज बनेगी। बट फिलहाल देखिए मोमेंटम इस तरीके का है कि इंडेक्स में ट्रेड करना मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। फिलहाल रिकमेंडेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दीजिए, और पोर्टफोलियो में जो आपको स्टॉक्स हमेशा से लेने थे उनको लेने पे जरा ध्यान रखिए। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, इंडेक्स पर नजर न रखें तो बेहतर होगा। शर्मिला, आपका क्या व्यू है ब्रॉडली इस समय मार्केट में? एक खेमा ये है जो कहता है कि बहुत जल्दी ही, इनफैक्ट आज हमने अपने क्लोजिंग शो में एक एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने कहा कि बाजार आने वाले दिनों में यहाँ से 18,000 और उसके ऊपर के लेवल भी दिखा सकता है। और अभी अभी हमने एक और एक्सपर्ट को सुना जो कह रहे हैं कि शायद 15,000 के नीचे भी गिर सकता है बाजार। निफ्टी के लेवल की बात करें, आप कौन से खेमे में हैं? आपको क्या लगता है बाजार की यहाँ से जो मूवमेंट है आने वाले दिनों में वो किस तरह की हो सकती है? आई थिंक बहुत ज्यादा इस पर निर्भर है कि एफआई के सेलिंग का क्या रुख रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार सेलिंग आ रही है एफआई से। और ये माना गया था कि यूएस की फेड मीटिंग के बाद और बजट के बाद शायद ये ऐसे लगा था, उस समय एक दो दिन ऐसे थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इट सीम्स टू हैव पिक्ड अप मोमेंटम अगेन। तो ये कहीं ना कहीं मालूम ही था कि जब फेड ये कहेगा कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, तो जो इजी लिक्विडिटी है वो कम होगी और इसकी तकलीफ जरूर होगी मार्केट को। लेकिन जिस तरह का सेलिंग हमने देखा है, शायद वो अब इट्स डिफिकल्ट टू गेस कि वो कहाँ जाके रुकेगा। So I think that's what would be the signal, when the selling stops and FIs step in to start buying again. क्योंकि अगर आप मैक्रोज देखें तो सभी इंडिया के फेवर में है in terms of emerging markets का आउट परफॉर्मेंस। आई थिंक बजट भी more or less again along expected lines, and even I think Q3 numbers for that matter, I think even those are more or less along lines की। और इनफैक्ट पीएसयू बैंक के जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, तो बेहतरीन नतीजे आए। एंड व्हाई आई एम सेइंग पीएसयू बैंक्स स्पेसिफिकली इज दैट वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, बिकॉज दे लेंड टू द कोर सेक्टर कि दैट दोस कंसर्न्स आर आल्सो कमिंग डाउन, जो एनपीएस वगैरह के थे। तो सो आई थिंक मैक्रोज आर इन आवर फेवर। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन लिक्विडिटी कम्स इन आवर फेवर। सो आई थिंक आई एम मोर इन द कैंप कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा ही। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ और कितना नीचे जाके कौन से लेवल पे कंफर्ट आता है बाइंग के लिए। करेक्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बोला कि बढ़ना तो तय है, लेकिन कहाँ से एक कंफर्ट आता है बाजार के लिए वो देखना होगा, और उसके लिए शायद कुछ और करेक्शन बाजार में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। चलिए, आपने पीएसयू बैंक्स की बात की थी, हम शुरुआत करते हैं आज जो स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करने वाले हैं उसमें एसबीआई से। एसबीआई ने अपने Q3 के उम्मीद से अच्छे नतीजे पेश किए हैं, और नतीजों के सभी पहलुओं पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में खारा साहब ने बताया कि आगे क्रेडिट ग्रोथ और बढ़ने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उस बातचीत का एक हिस्सा। हमें पूरी आशा है, जो हमने ट्रेंड अभी जो है जनवरी से लेकर अभी तक देख रहे हैं, तो हमें पूरी आशा है कि ये क्रेडिट ग्रोथ जो है सस्टेनेबल होगी, और जो कि जो है हमारी जो ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट किया था पहले 8-8.5% के करीब, मेरे को उम्मीद है कि हम वी विल इंच टुवर्ड्स 9%। तो एक आखिरी सवाल है कि सिस्टम में इंटरेस्ट रेट सब ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, एस्टिमेट्स हैं कि धीरे धीरे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स आगे ऊपर बढ़ेंगे जैसे कि वेस्ट में हो रहा है, बट शायद यहाँ उतनी तेज़ी से ना बढ़ें। तो कितनी अगर ग्रेजुअल भी रेट राइक्स होते हैं, तो आपको लगता है कि आपके रिटेल एंड ऑफ द बिजनेस पे, ऑटो लोन, होम लोन या बिजनेस के डिमांड पे कुछ आ सकता है इम्पैक्ट, या आपको लगता है कि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा शायद?
मेरा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट की दरें बढ़ने से कोई विशेष रूप से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह की डिमांड अवेलेबल होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग में। कुछ यहाँ पर आज हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रनअप पीएसयू बैंक्स ने दिखाया, चाहे एसबीआई हो जो करीब 1.5 से 2% ऊपर था, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 6% ऊपर चला गया, नतीजों के वजह से ही रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इनमें से जो पीएसयू बैंक्स हैं इनमें से किसी ने कोई की लेवल ब्रेक किए हों जिसकी वजह से आगे शायद आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी बने? देखिए, सारे पीएसयू पैक ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पीएसयू बैंक्स रादर एक ऐसी स्टोरी रही हैं जो मार्केट में सीजनल वे में आती हैं। काफी उम्मीद और काफी पेशेंस के साथ आपको इन्हें होल्ड करना पड़ता है। तो अगर किसी निवेशक को इनमें इन्वेस्ट करना है तो सुझाव रहेगा कि इसमें लीडर्स के साथ ही रहिए। एसबीआई ऑब्वियसली उनमें से नंबर 1 है, तो सुझाव रहेगा कि पीएसयू बैंक्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो एसबीआई के साथ रहिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं वो सीजनलिटी के साथ शायद फिर उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, तो एसबीआई टॉप पिक रहेगा। और लेवल्स वाइज भी इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। 550 इज आल्सो ऑन द कार्ड्स प्रीटी सून। जिस तरीके का मोमेंटम इसने फिलहाल दिखाया है और जिस तरीके का ब्रेकआउट दिखाया है उस हिसाब से 550 तक की लेवल्स दिखाई देते हैं एसबीआई में। अगर पीएसयू स्पेस में आप रहना चाहते हैं तो लीडर के साथ रहें, वही बेटर होगा। एक और खबर पर फोकस करते हैं। कल हमने देखा था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीबी रियल्टी के बीच डील हुई थी जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया, और आज खबर आई कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने डील से हाथ खींच लिए हैं। हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिरोज शाह गोदरेज से बात की। आइए सुनते हैं क्या वजह उन्होंने दी है इस डील को वापस लेने की। I think, while of course, it's a little embarrassing for us to reverse ourselves publicly like this in a 24-hour period. At the same time, I think good governance also involves being flexible, being serious about taking aboard the viewpoints of all stakeholders. And if in the broader judgment of several stakeholders that we consider very important, we've made a mistake in this case, we're happy to take that as a learning, happy to reverse course. And not, be stubborn and push through our decision over the objections of minority investors. So I think that's really what happened. We continue to think the financial logic of the transaction was quite solid, but we understand, and it's not that we hadn't thought of before, that the risks in redevelopment are quite significant. And we do think that if our broader stakeholders are not comfortable with the risks, that the right thing to do is take on board their feedback and correct course, as we have done in this case. शर्मिला, आपने कैसे इस पूरी स्टोरी को रीड किया? पहले डील हुई, वो निवेशकों को पसंद नहीं आई, शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आई, और फिर 24 घंटे के अंदर ही गोदरेज प्रॉपर्टीज ने वो डील कैंसिल कर दी। अब आज मैनेजमेंट हमारे चैनल पर आकर कह रहा है कि वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने इसलिए उस डील को वापस ले लिया है। स्टॉक लेकिन पिछले हमने देखा कि कल के सेशन में 10% नीचे था, आज कुछ रिकवरी है। कैसे इसको रीड करें? गुड गवर्नेंस की बात यहाँ मैनेजमेंट कर रहा है। आपको लगता है कि अब शायद स्टॉक जो है वो अट्रैक्टिव लेवल पर आ गया है और गवर्नेंस का मुद्दा यहाँ पर नहीं रहेगा? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आपने रिजल्ट्स देखे होंगे तो काफी अच्छे थे, लेकिन उन रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक नीचे आने लगा। एंड इफ यू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ जो उसका 52 वीक हाई है, उससे तो काफी स्टॉक ये करेक्ट हुआ है। And it's surprising at a time when the entire sector has done well, क्योंकि हमने देखा है कि रियल एस्टेट में काफी बाइंग हुई है, काफी मोमेंटम रहा है, बिकॉज रियली ऑन द ग्राउंड रिसर्जेंस रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में। एंड आई थिंक दैट इट्स वेरी, यानी ऐसे मैनेजमेंट बहुत आपको कम मिलेंगे जो पब्लिकली आके ये बात मानेंगे कि वी आर प्रोटेक्टिंग, कि हमने गलती की एंड वी वांट टू टेक ऑन बोर्ड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट बहुत कम कंपनीज इस हद तक they would take note of. So I'm actually very happy कि इस तरह का उन्होंने डिसीजन दिया। Again, I haven't really looked at the financial logic कि जो उन्होंने कहा कि DB Realty and the risks involved and all that, लेकिन वो बहुत apparent था जिस तरह से स्टॉक टूटा, वो जैसे नतीजे आए और ये अनाउंसमेंट हुआ कि investors are not liking this decision. So I think it's really all credit to them, really.
ओके, तो मैनेजमेंट के साथ ही यहाँ पर रहना अच्छा आइडिया है। बिल्कुल जैसा कि शबीला भी कह रही हैं, बहुत ही कम ऐसे मैनेजमेंट होते हैं जो पब्लिकली आकर अपनी गलती मान लेते हैं, शेयर होल्डर्स की बात सुनते हैं और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स भी लेते हैं। चलिए, नतीजों की बात यहाँ शबीला ने की थी कि नतीजे अच्छे आए हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के। एक और कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं, वो है टाटा स्टील। कंपनी के MD और CEO टीवी नरेंद्रन से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में स्टील इंडस्ट्री की स्थिति यहाँ से बेहतर रहने वाली है, साथ ही डिमांड में भी मजबूती आएगी। लॉन्गर टर्म में आप देखिए तो आई थिंक स्टील इंडस्ट्री विल बी इन अ गुड पोजीशन, क्योंकि पिछले 6 महीने से आप देखिए तो स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन नेगेटिव इन चाइना एंड पॉजिटिव आउटसाइड चाइना, क्योंकि चाइना के अलावा बाकी सब देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान है। US में देखिए तो देयर इज अ बिग पैकेज, इंडिया में भी बजट में देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है। तो द स्टील रिक्वायरमेंट आउटसाइड चाइना इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो, पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड कंट्रीज व्हिच आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बात है कि चाइना, जापान, कोरिया जो बड़े एक्सपोर्टर थे स्टील का, सब लोग अपना एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है बिकॉज ऑफ दी कार्बन फुटप्रिंट इश्यू। तो आई बिलीव देयर विल बी बेटर बैलेंस इन द स्टील मार्केट्स ग्लोबली। The cost of steel making is going up because input costs are going up, and in Europe the transition costs for a green steel is going up. So as a consequence, the cost base for steel industry will go up, demand will be strong. So I expect the steel industry to have a good decade ahead. और इंडिया में particularly आप देखिए तो सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट स्टील इंडस्ट्री से होगा। कुछ यहाँ पर स्टील सेक्टर पर फोकस करते हैं स्पेसिफिकली। मेटल्स हमने देखा काफ़ी हद तक मूव कर रहे थे पिछले दिनों में, लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं कि जो टिपिकल स्टील कंपनियां हैं, टाटा स्टील आज करीब 1.5 से 2% ऊपर थी। उसके अलावा हम देख रहे हैं जिंदल स्टील नेगेटिव बंद हुई, JSW स्टील नेगेटिव 1%, सेल में हम देख रहे हैं 1.5 से 2% की गिरावट। अब सवाल यह है कि अगर सिर्फ स्टील प्ले रहना है और अगर हम यहाँ पर नरेंद्रन साहब की बात को माने, जो वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इन्वेस्ट करेगा और यहाँ से सेक्टर अच्छा दिखाई देता है, आपको अगर एक पिक करना हो तो कौन सा स्टॉक पिक करेंगे? जी, अगर स्पेसिफिकली टाटा स्टील की ही बात की जाए तो देखिए टाटा स्टील में भी आज का जो क्लोजिंग है वो एक अच्छे लेवल पे हुआ है। इसके जो इमीडिएट एवरेजेस हैं उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर आया है। सो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू रिमेन इन्वेस्टेड इन टाटा स्टील। अगर किसी को नई पोजीशन लेनी हो तो इस लेवल पे भी बना सकते हैं, और जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, आई वुडंट रूल आउट 1250 के जो लेवल्स हैं ये भी इस स्टॉक में आ सकते हैं। आज की क्लोजिंग काफी पॉजिटिव रही है टाटा स्टील के लिए। So that would be one of the top picks. Okay, तो स्टील में अगर स्पेस में रहना चाहते हैं तो टाटा स्टील के साथ ही जाएं तो बेहतर होगा। एक और बड़ी कंपनी पर फोकस है हमारा और वो है भारती एयरटेल, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं और हमारे एनालिस्ट अनुमान के मुताबिक करीब 4.25% यहाँ पर आय बढ़ने की उम्मीद है। मुनाफे में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है करीब 50% से ज़्यादा। हम कैसे क्या क्या और नंबर्स हैं, हमारे सहयोगी सौमीत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौमीत, क्या उम्मीद कर रहे हैं कल आने वाले भारती के नंबर से? अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम सिक्वेंशियली अगर देखते हैं तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं भारती एयरटेल के। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो करीब 4% से ऊपर हो सकती है, एबिटा करीब 5.5% से ऊपर आने की एक्सपेक्टेशंस है, और एबिटा मार्जिन्स जो है वो करीब 49.6% के आसपास हो सकती है। बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें एक 53% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है, वो जो की नंबर है भारती एयरटेल के कंसोलिडेटेड नंबर्स में जो हमें देखना होगा, उसका जो रेवेन्यू है वो करीब 5.5% से हायर हो सकती है, और जो एबिटा नंबर होगा इंडिया मोबाइल बिजनेस का वो करीब 8% से हायर हो सकता है सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल होगा करीब 32.4 करोड़ के आसपास, और जो आरपू का नंबर है वो करीब 6% से हायर हो सकता है और करीब 162 रुपीज पर यूजर पर मंथ के आसपास ये नंबर आ सकता है। अब जो नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को हमें मिल रहा है करीब 53% का, उसके पीछे का कारण यह है कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने एक एक्सेप्शनल गेन रिपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने अपने स्पेक्ट्रम एसेट्स बेचे थे जियो को, और इंडिया मोबाइल में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके पीछे के दो कारण है। पहला तो एक मार्जिनल सब्सक्राइबर एडिशन हो सकता है थर्ड क्वार्टर में, और जो टैरिफ हाइक लिया था उसका पार्शियल बेनिफिट्स हमें थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। कंपनी ने दिसंबर 2021 में टैरिफ हाइक लिया था और इसके पार्शियल बेनिफिट्स थर्ड क्वार्टर में दिखेंगे, और पूरे बेनिफिट्स जो होंगे टैरिफ हाइक के वो फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस सेगमेंट्स है कंपनी के, उसका जो रेवेन्यू ट्रैक्शन है वो भी रोबस्ट होने की एक्सपेक्टेशंस है, और जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है भारती एयरटेल के उसमें
थोड़ा सा एक बीट भी आ सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अफ्रीका का जो नंबर्स थे वो काफी स्ट्रांग थे। अगर हम देखते हैं तो सिक्वेंशियली रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ करीब 5 और 7% थे, और अफ्रीका नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से ऊपर की तरफ आए थे। अब की थिंग्स टू वॉच आउट फ्रॉम भारतीय एयरटेल जो अर्निंग्स होंगे, उसमें से पहले तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर रहा है पोस्ट टैरिफ हाइक, ये जानना जरूरी होगा, मैनेजमेंट क्या कहती है इसके बारे में। उसके अलावा किस टाइप का आरपू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रही है टैरिफ हाइक लेने के बाद, और कैसे और कितने क्या प्लान्स है उनके 5G कैपिटल एक्सपेंडिचर के तरफ, ये जानना भी जरूरी होगा भारतीय एयरटेल के अर्निंग्स से। शर्मिला, क्या उम्मीद करेंगी आप? हमारे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन ये कह रहे हैं कि 6% के आसपास तक आरपू बढ़ सकता है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। कैसे कल प्ले करेंगे भारतीय एयरटेल के स्टॉक को? दो चीजें हैं। एक तो जैसे कि अभी डिस्कस हो रहा था, एक आउटलुक इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आई थिंक पिछले मे बी दिसंबर वो इंक्रीज लिया था इन टैरिफ। So how they see ARPUs panning out. And I think another thing, if suppose results come in line with what market is expecting, और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि मार्केट, we mustn't forget the fact कि गूगल एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारतीय एयरटेल में। So in terms of numbers, probably वो इतना अहम नहीं है, it doesn't materially change anything for भारतीय एयरटेल। लेकिन the fact that the signal that it sends out कि एक गूगल जैसी कंपनी 734 रुपीज पर शेयर पर भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहती है, it sends out to my mind a very positive signal, not just for भारतीय एयरटेल लेकिन ये पूरे सेक्टर के लिए। So I am actually quite positive on भारतीय एयरटेल। हाँ, हम नंबर्स देखेंगे, और जिस तरह का अभी मार्केट का रुख है, शायद जल्दबाजी में स्टॉक ना ले, लेकिन आई थिंक एवरीथिंग पॉइंट्स आउट टू द फैक्ट कि दिस इज इसके लिए आगे चलकर चीजें अच्छी होगी। एक तो जल्दबाजी न करें, स्टॉक अच्छा ही है। ज़्यादातर एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो वो टेलीकॉम स्पेस में जाहिर तौर पर भारतीय एयरटेल को ही पसंद करते हैं, लेकिन कल नतीजे आने वाले हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, नतीजे देख लें, उसके बाद इसमें कोई पोजीशन बनाएं तो वो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज़ लेकर आए हैं कल के लिए, आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। वक्त है VIP शेयर्स का। कुछ आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कल कौन से स्टॉक्स पर दांव लगाना चाहिए आपके हिसाब से? जी, दो स्टॉक्स हैं। पहला है चंबल फर्टिलाइजर्स, 395 की इसकी आज की क्लोजिंग रही है। जिस तरह का इसमें हमने ऑप्शंस बिल्डअप देखा है, 420 के लेवल्स के आसपास कॉल्स जो हैं वहां पे काफी राइटिंग हुई है, मतलब यहां से काफी गैप है। आज पूरे दिन स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। लास्ट में मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ उसके चलते स्टॉक नेगेटिव क्लोज हुआ था, बट पूरे दिन स्टॉक में 400 के आसपास अच्छी एक्यूमुलेशन दिख रही थी। तो 395 का CMP इसका करंट प्राइस है, 410 के टारगेट और 385 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक लिया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है SRF। ये हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, 2400 का रेट चल रहा था और 2500 के टारगेट से हमने बात की थी। वो टारगेट हिट करके आज स्टॉक में करेक्शन देखा गया, बट ऐसे खराब मार्केट में भी स्टॉक की फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। तो मैं फिर से यही स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। 2450 का इसका करंट प्राइस है, 2550 का टारगेट और 2400 के स्टॉप लॉस से SRF भी बाय किया जा सकता है। SRF और चंबल फर्टिलाइजर, ये वो दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शर्मिला, आपके आइडियाज कौन से होंगे? I am in fact going with the ideas जो पिछले हफ्ते मैंने शेयर किए थे, which is Larsen & Toubro and Tata Motors, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट इनफैक्ट इज प्रोबेबली on a slightly more slippery wicket than last week. तो आई थिंक द लॉजिक रिमेन्स द सेम। अगर आपको कैपिटल गुड्स में एक नाम लेना है तो दैट शुड बी लार्सन, एंड आई थिंक फॉर टाटा मोटर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद दैट नेक्सन दे रियली सीम टू हैव अ विनर ऑन देयर हैंड्स। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप, एक ऐसे माहौल में लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ रहे, और उनमें मेरी पसंद इस समय के लिए रहेगी लार्सन एंड टाटा मोटर्स। ओके, तो जिस तरह का माहौल बाजार में है, फिलहाल दबाव दिखाई दे रहा है, ऐसे में बड़ी कंपनियों के साथ रहना ही बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। L&T और टाटा मोटर्स, ये दोनों शर्मिला को पसंद आते हैं, और लॉन्ग टर्म के व्यू से लीजिए। स्टॉक जब करेक्ट हो रहा है तो वैल्यूएशन बेटर हो जाते हैं, वहां से अपॉर्चुनिटी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और कुश, आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत।